नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को बने मुश्किल से 3-4 महीने ही हुए हैं, लेकिन वहां खटपट शुरू हो गई है। और वो खटपट छोटी मोटी नहीं, बड़े स्तर पर शुरू हो गई है और फैलती जा रही है। महायुति में ये दरार चौड़ी होती जा रही है और इसके जो मुख्य सूत्रधार हैं वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे के तेवर बहुत तीखे हैं। ऐसा लगता है कि वो बगावत के मूड में है। लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी दूरियां बढ़ रही हैं और वो कोई नया रास्ता खोज रहे हैं, नहीं खोज रहे हैं, ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी हम देखेंगे कि ये सरकार दो फाड़ हो सकती है, एनडीए दो फाड़ हो सकता है। एकनाथ शिंदे अपने लिए कोई दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं। उस रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा, इस पर हम आज विचार करेंगे। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि उन्होंने एक खुली जंग छेड़ रखी है। बहुत ही शांत ढंग से वो बार बार देवेंद्र फडणवीस को ये एहसास जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कमतर नहीं हैं। उन्हें आप अनदेखा न कीजिए, उन्हें उनका ड्यू दीजिए। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई है। उनकी वजह से बीजेपी ने पिछली बार सरकार बनाई थी, इसलिए उन्हें दरकिनार न किया जाए, हाशिए में न ढकेला जाए। ये उनकी भावना नज़र आ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो जो इस तरह के तेवर अपना रखे हैं उसका एक दूसरा कारण भी हो सकता है। आज हम उस दूसरे कारण की भी बात करेंगे कि कौन है शिंदे के पीछे, कौन उनके सिर पर आंच रख रहा है, कौन उन्हें फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन ये बहुत साफ है कि फडणवीस सरकार, भले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कोई बड़ी चुनौती नहीं है, उनके सरकार के लिए कोई अभी खतरा खड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी सीटें हैं और अजित पवार की पार्टी एनसीपी भी उनके साथ है। तो सरकार के गिरने ना गिरने का कोई ऐसा प्रश्न अभी नहीं खड़ा हो रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्या महायुति बहुत जल्दी टूट फूट जाएगी, क्या उसमें बिखराव शुरू हो जाएगा। और आज अगर एकनाथ शिंदे खिसक रहे हैं तो किसी नाजुक वक्त पर अगर अजित पवार ने समर्थन खींच लिया तो फिर क्या होगा। बहरहाल सवाल उठता है कि शिंदे नाराज क्यों हैं। शिंदे तो शुरू से नाराज हैं। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनका दावा था और उनका ये इशारा भी उन्होंने किया कि उनसे कहा गया था कि अगर महायुति की सरकार बनी तो वही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। फिर जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो वो जो मंत्रालय अपने और अपने पार्टी के नेताओं के लिए मांग रहे थे उन्हें वो मंत्रालय भी नहीं दिए गए। उनके बनिस्बत तरजीह दी गई अजित पवार को, जिनकी कम सीटें हैं, लोकसभा में भी जिनकी फजीहत हो गई थी, जिनका सबसे बुरा प्रदर्शन था महायुति में, और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो और चाहे विधानसभा के, दोनों जगह सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर किया था तो शिंदे की पार्टी ने किया था। इसके बावजूद उन्हें उस तरह का महत्व न दिया जाना, उन्हें तरजीह न देना बहुत सारे मामलों में, ये उनको शुरू से खटक रहा था। वो फांस दिल में चुभी हुई थी जो बार बार उनको दर्द कर रही थी। और ये इसलिए भी था क्योंकि उनका एक तरह से डिमोशन हो गया, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए और जो उनका मतदाता वर्ग था उसमें ये मैसेज चला गया कि अब शिंदे की जो हैसियत है वो घट गई है, वो वापस पुरानी वाली हैसियत में पहुंच गए हैं। बेशक उनकी पार्टी के एमएलए उद्धव की शिवसेना के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है,
इसके बावजूद उनका कद इस पूरे घटनाक्रम से थोड़ा कमतर हो गया। अब आते हैं कि वो तो चलिए सरकार के गठन के समय जो बदमज़गी पैदा हुई वो थी, उसके बाद से तो सिलसिला थमना चाहिए था, वो क्यों नहीं थम रहा है? उसकी क्या वजह है? एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से दूर होते जा रहे हैं, या यूँ कहें कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक तरह से मोर्चेबंदी करते नजर आ रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस उनकी अनदेखी कर रहे हैं तो एकनाथ शिंदे भी उन्हें ये एहसास कराने के लिए उनके साथ खड़े नहीं नजर आ रहे हैं, उनके फैसलों से अलग दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तनातनी, ये खींचतान, ये रस्साकशी और ये एक मोर्चेबंदी, ये साफ दिख रही है और इसे महाराष्ट्र में तो महसूस किया ही जा रहा, राष्ट्रीय स्तर पर भी अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। अब इसके दो कारण माने जा रहे हैं। एक तो एकनाथ शिंदे की वाजिब नाराजगी, उनके पास कारण है, मैं अभी कारणों पर एक एक करके आऊँगा। और दूसरे कारण की तरफ जो मैंने इशारा किया था कि कौन है जो उन्हें इस सब के लिए उकसा रहा है, कौन है जो देवेंद्र फडणवीस को पसंद नहीं करता है और उनको, उनकी सरकार को और उनको अस्थिर करने में लगातार लगा हुआ है। हम उस शख्स की भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि अभी जो तनातनी की नई वजह सामने आई है वो ये है कि शिवसेना के जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं उनकी जो सुरक्षा है उसका स्टेटस कम कर दिया गया है। 20 से अधिक शिवसेना के विधायकों की सुरक्षा कम की गई है। ये विधायक वो हैं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़कर शामिल हुए थे, एनडीए की सरकार बनाने के लिए गए थे शिंदे के साथ, और उन्हें उस समय Y+ सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन अब वो सारी सिक्योरिटी हटाकर उन्हें केवल एक कांस्टेबल वाली सुरक्षा दी गई है। और आप जानते हैं कि सिक्योरिटी दरअसल सिक्योरिटी से ज़्यादा स्टेटस सिंबल है, यानी 20 विधायकों का स्टेटस सिंबल भी नीचे कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी और अजित पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उनके भी कुछ विधायकों की सुरक्षा को नीचे घटाया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये केवल दिखाने के लिए कि हम इधर भी कर रहे हैं, शिवसेना को टारगेट करते हुए ये काम किया गया है। और इससे शिवसेना के अंदर भी असंतोष पैदा हो गया है, नाराज़गी पैदा हो गई है। और चूँकि एकनाथ शिंदे उनका नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लग रहा है कि उनके पार्टी के लोग अगर नाराज़ होंगे तो वो छिटक कर कहीं और जा सकते हैं, पार्टी को तोड़ सकते हैं। इसलिए वो एक तरह का उन्हें एक असुरक्षा बोध भी सताने लगा है। अब इसके बाद देखिए कि शिंदे जो है वो एक के बाद एक, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, उनकी बुलाई बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। अभी हाल में एक और बैठक हुई थी जिसमें जो बातचीत होनी थी उसमें वो नहीं गए। उसके पहले एक और मीटिंग हुई थी जिसमें मेडिकल से संबंधित थी कि जो मेडिकल सुविधाएं महाराष्ट्र के लोगों को दी जानी है उनसे संबंधित थी। और उसमें चूंकि एकनाथ शिंदे को शामिल नहीं किया गया था, जो लिस्ट बनी थी उसमें अजित पवार तो थे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे, लेकिन एकनाथ शिंदे को उसमें शामिल नहीं किया गया था और उससे वो नाराज़ हो गए थे। और उसकी वजह से वो फिर फडणवीस की मीटिंग में जाना उन्होंने एक तरह से बंद कर दिया था। एक दूसरी मीटिंग में भी नहीं गए, तो ये साफ संकेत दे रहे हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को उस तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इसी बीच में जो शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं और प्रवक्ता हैं संजय राउत ने ये भी कहा था कि दिल्ली की जो एजेंसियां हैं वो शिंदे और उनके विधायकों पर नज़र रख रही हैं, निगरानी कर रही हैं और उनके फ़ोन भी टैप किए जा रहे हैं।
तो ये तो अगर हो रहा है, और कोई हैरत नहीं है मोदी और शाह के राज में, ये बहुत ही संभव है कि ये किया जा रहा हो। और अगर ये किया जा रहा है तो जाहिर है कि शिंदे और उनकी सेना में नाराजगी होगी। अभी कुछ समय पहले कुंभ मेले की तैयारियों के लिए फडणवीस ने बैठक बुलाई थी, लेकिन उस बैठक में सब शामिल हुए, केवल शिंदे नहीं पहुंचे। शिंदे इस तरह से नीतिगत निर्णय जो सीएम ले रहे हैं उनको लेकर बहुत ही एक तरह का रिजर्वेशन दिखा रहे हैं, और इसलिए वो उन मीटिंग्स में भी नहीं गए। फिर जैसा मैंने कहा था कि जब मेडिकल सेल जो कायम किया जा रहा था, जब उसमें उनको जगह नहीं दी गई, हालांकि बाद में देवेंद्र फडणवीस ने जो नियम कानून है उनको बदल कर उनका नाम डाल दिया उसमें, लेकिन ये बाद में हुआ जब अपमान हो चुका था। लेकिन इधर शिंदे ने पैरेलल एक अलग मेडिकल सेल अपने डिपार्टमेंट, अपने मातहत बना दिया और अपने एक करीबी सहयोगी को उसमें नियुक्त कर दिया। तो ये पहली बार है कि डिप्टी सीएम ने सीएम रिलीफ फंड सेल के बावजूद एक अलग सेल स्थापित किया। तो एक सीएम रिलीफ फंड स्थापित किया मुख्यमंत्री ने, और जब शिंदे को लगा कि उनकी उपेक्षा हो रही है तो उन्होंने एक पैरेलली एक नया स्थापित कर लिया। इसी तरह से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के में जो नामित किए गए थे, जिनको रखा गया था उस बोर्ड में, उसमें शिंदे को शामिल नहीं किया गया था। और फिर बाद में जब शिंदे की नाराज़गी सामने आई तो उसको लेकर फिर ये उनको नाम शामिल किया गया। तो इस तरह से बार बार इस तरह की चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जिससे लग रहा है न केवल शिंदे ये महसूस कर रहे हैं, बल्कि देवेंद्र फडणवीस के व्यवहार से भी लग रहा है कि वे शिंदे के कद को छोटा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी मैं आता हूँ। इस बीच में शिंदे और उनके विधायकों से मिलने का सिलसिला फडणवीस का कम हो चुका है, लेकिन वो एक दिन अचानक राज ठाकरे के घर पर पहुंच गए। राज ठाकरे के घर पर पहुंच गए। उनके बेटे अमित ने चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गए थे, और इस वजह से राज ठाकरे नाराज़ थे। लेकिन आपको पता है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, और इसको मिनी चुनाव भी माना जा रहा है, बड़ा चुनाव माना जाता है। अच्छा खासा बजट है मुंबई महानगर पालिका का, और इससे ये संदेश गया कि देवेंद्र फडणवीस अब मुंबई में को कंट्रोल करने के लिए, बीजेपी का कंट्रोल बढ़ाने के लिए वो शिंदे की अवहेलना कर रहे हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं, राज ठाकरे से हाथ मिला रहे हैं, राज ठाकरे को अपने साथ ला रहे हैं। क्योंकि राज ठाकरे का केवल मुंबई के कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत प्रभाव है, अगर उनको वो जोड़कर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मुंबई में, तो इसका मतलब है कि वो शिंदे के पर कतरने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई में शिंदे को कमज़ोर करने की भी कोशिश कर रहे होंगे, ये मानकर चला जा रहा है। तो एक तरफ तो वो राज ठाकरे से मिलने पहुंच गए, दूसरी तरफ ये देखा गया है कि उद्धव ठाकरे के साथ भी देवेंद्र फडणवीस का मेलजोल लगातार बढ़ रहा है। उद्धव ठाकरे की तरफ से उद्धव ठाकरे एक बार देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे 2 बार देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं, और उद्धव ठाकरे की सेना के विधायकों से भी देवेंद्र फडणवीस मिलने का सिलसिला उन्होंने चला रखा है। तो ये क्या संकेत देना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस? क्या वो ये जताना चाहते हैं कि अब एक नाथ शिंदे उनके लिए इररेलीवेंट हो गए हैं, और अब वो दूसरे तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें शिंदे को हाशिए पर लाएंगे, उद्धव ठाकरे को फिर से उभारेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे? क्या ये खेल चल रहा है? क्या वो शिंदे सेना पर दबाव डाल रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे और शिंदे सेना दोनों एक हो जाएं, और
वो दोनों एक होकर बीजेपी के साथ पहले की तरह से जुड़ जाएं? क्या ये खेल चल रहा है? ये दबाव बनाने की राजनीति देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की तरफ से चल रही है? ये सारी चीजें हो सकती हैं। और चूंकि एकनाथ शिंदे बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, वो नाराजगी तो जाहिर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मोर्चेबंदी भी कर सकते हैं, लेकिन बगावत करना उनके लिए आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि तब बीजेपी उनकी ही पार्टी को तोड़ डालेगी। ये माना जाता है कि 10 से 15 जो विधायक उनके हैं वो बीजेपी के ही आदमी हैं जो शिंदे की सिंबल पर टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो वो तो किसी भी समय वापस लौटने को तैयार हैं, और मोदी शाह के पास पूरी एजेंसियां हैं, पुलिस है, सब कुछ है, तो उनका इस्तेमाल करके वो किसी भी समय शिंदे जैसे ही बगावत करने की कोशिश करेंगे, उनकी पार्टी को दो फाड़ कर देंगे और बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो बीजेपी को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं, इसलिए शिंदे को अनदेखा कर रहे हैं। अब शिंदे इस सूरत में क्या करें? लेकिन एक सवाल का जवाब जो मैंने पहले उठाया था उसका भी देना ज़रूरी है कि ये जो सारा कुछ चल रहा है, इसके पीछे क्या किसी बड़े नेता का हाथ है? कहा जा रहा है कि चूंकि अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का कद फिर बढ़ेगा, और जब कभी मोदी पद से हटेंगे तो प्रधानमंत्री की होड़ में उनके सामने एक और दावेदार खड़ा होगा। और चूंकि देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस का नागपुर का ज़बरदस्त समर्थन हासिल है, इसलिए वो उन पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए उनके पर कतरना ज़रूरी है, उन्हें परेशान करना, उनकी सरकार अच्छे से न चले, उनकी छवि न मजबूत हो, इसके लिए वो शिंदे का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिंदे का इस्तेमाल अमित शाह पहले भी करते रहे हैं। तो कहीं ये अमित शाह और शिंदे का मिला जुला खेल तो नहीं है, जिसमें अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को अस्थिर कर रहे हैं और शिंदे लॉन्ग टर्म में देवेंद्र फडणवीस के कमज़ोर होने पर अपने को फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? क्या ये खेल एक और चल रहा है जिसका कन्फर्मेशन तो किसी के पास नहीं है, सिर्फ कयास और अटकलों के स्तर पर इसे जाना समझा जा सकता है। जो भी हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की छवि इस सब लड़ाई झगड़े से बिगड़ रही है। साफ दिख रहा है कि 3-4 महीने में ही अगर महायुति सरकार में एक शीत युद्ध शुरू हो गया है और ऊपर के 2 बड़े नेताओं के बीच शुरू हो गया है, तो ये मैसेज किस तरह से महाराष्ट्र की जनता में जा रहा होगा आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, उसे चलाना संभालना आसान काम नहीं है। अगर राजनीतिक उठापटक ये इसी तरह से चलती रही तो देवेंद्र फडणवीस सरकार चलाने का काम क्या कब करेंगे? वो अभी भी राजनीतिक मैनेजमेंट में ही लगे ज़्यादा नज़र आते हैं, और खुदा न खास्ता ये खटास और बढ़ी अगर शिंदे और थोड़ा दूर चले गए। कुछ बयानबाजी, अभी वो चुप हैं, उन्होंने कोई किसी तरह का बयान नहीं दिया। अगर उन्होंने बयान देने का सिलसिला शुरू कर दिया, फडणवीस की आलोचना शुरू कर दी, सरकार की आलोचना शुरू कर दी सरकार में रहते हुए भी, या अपने नेताओं, विधायकों, मंत्रियों के ज़रिए ये काम करवाना शुरू कर दिया, तब तो और भी फजीहत होगी। तब तो महायुति की भी फजीहत होगी और देवेंद्र फडणवीस की भी फजीहत होगी, और इस सब का पूरा असर महाराष्ट्र सरकार पर पड़ेगा। तो ये महाराष्ट्र सरकार की चिंता का विषय होगा, बीजेपी की चिंता का विषय होगा। लेकिन अभी चूंकि ये पूरा मामला ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ये कहना मुश्किल है कि ये क्या मोड़ लेगा, शिंदे क्या करेंगे अंततः। क्या ये मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की पेशबंदी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की एक कवायद है, और जैसे ही ये चुनाव निपटेंगे वैसे ही फिर सामान्य हो जाएंगी चीज़ें? या अमित शाह शिंदे का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस को लगातार अस्थिर बनाने के लिए करते रहेंगे? ये भी देखना होगा। और अंततः अगर एकनाथ शिंदे का अपना
धैर्य चुक जाता है तो वो किस हद तक जा सकते हैं, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।